नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अरावली पाठशाला पर। या मैं गणेश सोलंकी आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 की मैथ। आज की इस क्लास के अंदर हम प्रश्नावली 11.1 स्टार्ट करने वाले हैं। उसके जो सारे क्वेश्चन हैं वो अपने पास पृष्ठीय क्षेत्रफल से रिलेटेड हैं। सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से कोई भी सवाल बोर्ड एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको सभी सवालों को अच्छे से समझना है, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करना है, अधिक से अधिक शेयर करना है, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करना है। आज की इस क्लास के अंदर हम जो भी अपने पास 3D शेप होते हैं उन सभी के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। वहां से अलग अलग शेप को हम साथ में रखेंगे, वहां से जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा उसको ज्ञात करेंगे। अपने पास बहुत सारे ऐसे ठोस बनेंगे जिसके अंदर एक से ज्यादा शेप मौजूद रहेंगे, तो वहां पर हम उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उस सभी की आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने एक्सरसाइज के पहले सवाल के साथ। पहला सवाल है अपने पास कि दो घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कि अपने पास दो घन है जिसके अंदर प्रत्येक जो घन है उसका अपने पास आयतन दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब। वहां से हम दो घनों को पास में रखते हैं, तो जैसे ही दो घन पास में रखेंगे वो अपने पास घनाभ के रूप का आ जाएगा। घनाभ के रूप में कैसे आएगा कि जब ये घन है यानी इसके सभी भुजाएं बराबर है, और जैसे ही दो घन को पास में रखेंगे यानी उसको हम साइड में रखते हैं, तो उसकी जो लंबाई होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक घन इतना था, पास में इतना कितना और रख दिया, तो अब उसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई है। चौड़ाई उसकी उतनी की उतनी रहेगी, ऊंचाई उतनी की उतनी रहेगी। यानी लंबाई बढ़ गई है, चौड़ाई ऊंचाई सेम है। यानी तीनों माप अब बराबर नहीं है। पहले तीनों माप बराबर थी, अब तीनों माप अलग अलग हो गई है। जिसके अंदर दो माप अभी भी बराबर है लेकिन तीसरी है वो अलग है। हम कहते हैं कि जब तीनों माप बराबर न हो, यानी तीनों में से दो बराबर होगी, तीसरी अगर अलग है, तो भी हम कहेंगे कि वो तीनों बराबर नहीं है। तब जो अपने पास ठोस बनता है वो घनाभ होता है। और जब तीनों भुजाएं अपने पास बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तब हम कहते हैं कि वो घन है। तो जैसे ही साइड में रखा तो उसकी लंबाई बढ़ गई। अगर हम उसको साइड में नहीं रखें, उसके पीछे रखें, उसके साइड में नहीं रखना है, उसके पीछे रखना है या फिर उसके आगे रखना है, तो लंबाई तो अपने पास वही रहेगी, लेकिन जो चौड़ाई है वो अब की बार क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ऊंचाई पहले वाली ही रहेगी। यानी अब की बार लंबाई और ऊंचाई सेम है, चौड़ाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, क्योंकि हमने जो घन है वो एक दूसरे के पीछे रखे हैं, या फिर समझे कि एक घन को दूसरे के आगे रखा है। पहले साइड में रखा था तो लंबाई बढ़ गई थी, अब की बार आगे या पीछे रखा है तो चौड़ाई बढ़ गई है। अगर हम उस घन को उसके ऊपर रख देते हैं, यानी दोनों घनों को एक दूसरे के ऊपर रखें, तो अब की बार क्या हो जाएगा, ऊंचाई बढ़ जाएगी, लंबाई और चौड़ाई है वो सेम रहेगी। यानी जैसे ही दो घन को पास में रखते हैं तो दो पास रखने के तरीके अलग अलग हैं। साइड में रख सकते हैं, आगे पीछे रख सकते हैं, या फिर ऊपर रख सकते हैं। उससे क्या होगा कि तीनों भुजाओं में से एक भुजा है वो बदल जाएगी, या तो लंबाई बदल जाएगी, या चौड़ाई बदल जाएगी, या फिर ऊंचाई बदल जाएगी। अब तीनों बराबर नहीं है, यानी वो अपने पास घन नहीं है, वो क्या बन गया है, घनाभ। तो हमें उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें दिया हुआ है घन का आयतन। यहां पर अगर हम एक घन बनाएं, तो जैसे माना ये अपने पास एक क्या है, घन है, जिसके अंदर इस घन की ये जो भुजा है वो हमें पता नहीं है। माना कि ये भुजा अपने पास x है, भुजा हमने लिखा कि ये भुजा कितनी है, x सेंटीमीटर। अब ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या रहेगी, बराबर रहेगी। हमें सवाल में घन का आयतन दे रखा है, अरे लिख सकते हैं घन का आयतन। जो वैल्यू दे रखी है वो लिख देनी है। घन का आयतन कितना दिया है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। यानी ये जो 64 सेंटीमीटर क्यूब है वो किसके बराबर है, भुजा क्यूब के बराबर है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो घन का आयतन है उसका अपने पास फॉर्मूला होता है घन का आयतन। घन का आयतन लिखते हैं भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या लिखते हैं, भुजा क्यूब। यानी ये जो मान दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर क्यूब वो किसका है, भुजा क्यूब का है। इधर भी घन का आयतन, इधर भी घन का आयतन, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं
भुजा क्यूब बराबर 64। यहां से अगर क्यूब हटाएं, यहां से क्यूब हटाएं तो इसको हम क्यूब रूट के अंदर लिखेंगे, यानी इस प्रकार से। या तो ऐसे लिख सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं 64 की पावर 1/3। 64 की पावर क्या हो जाएगी? 1/3। अब अगर 64 का घनमूल करें तो 64 का जो घनमूल है वो आता है अपने पास 4, और भुजा है, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में था तो भुजा भी किस में रहेगी? सेंटीमीटर में। यहां से डायरेक्ट घनमूल करेंगे तो 4 आ जाएगा। और अगर आप इस प्रकार से करते हैं, इससे हल करेंगे तो 64 है उसको हम लिखते हैं 4 का क्यूब, तो ये बन जाएगा अपने पास 4 का क्यूब, और ऊपर घात आ जाएगी 1/3। जब एक ही आधार पर दो घातें होती है तो उसका गुणा होता है, तो 3 इंटू 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो भी अपने पास कितना आ जाएगा? 4 ही आएगा। तो भी अपने पास उत्तर कितना आएगा? 4। या फिर डायरेक्ट कहे कि हमने 64 का घनमूल किया है, तो 64 का घनमूल कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर। यानी हमें इस घन की भुजा मिल गई है। यानी अब ये x सेंटीमीटर नहीं कहलाएगा, इसको हम कह सकते हैं ये भुजा अपने पास कितनी आ गई है? 4 सेंटीमीटर। यानी यहां पर लंबाई भी 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि घन की भुजा अपने पास 4 सेंटीमीटर है। यहां पर लिख सकते हैं घन है उसकी जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर रहेगी। यानी लंबाई अपने पास हो जाएगी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी क्या रहेगी? चौड़ाई भी 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी क्या रहेगी? 4 सेंटीमीटर। यानी तीनों भुजाओं की जो माप है वो बराबर रहेगी, तभी ये घन कहलाएगा। तो हमें अपनी इसकी जो भुजा मिली वो 4 सेंटीमीटर मिली है, यानी इसकी जो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों के मान कितने आ जाएंगे? 4 सेंटीमीटर। हम क्या कर रहे हैं? दो घन को पास में रख रहे हैं। दो घन को क्या करना है? पास में रखना है। अब जैसे ही दो घन पास में रखेंगे तो उसके जो सामने वाला भाग है, उस घन के जो सामने वाला भाग है वो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा कि एक इस प्रकार से रहेगा घन, और दूसरा इसके साथ में यहां पर। सामने वाले भाग को देखने जाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार से नजर आएगा। यानी पहले यहां से यहां तक ये 4 था, यहां से यहां तक भी ये 4 था, तो अब अगर इसकी लंबाई कहें तो लंबाई अब हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। यानी पहले लंबाई इसकी 4 थी, इसकी भी 4 थी, दोनों को पास में रखा तो अब लंबाई क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। तो 4 और 4 लंबाई कितनी रहेगी? 8 रहेगी। और चौड़ाई की बात करें तो पहले भी इतना ही चौड़ा था, जैसे ही दोनों को पास में रखा तो भी चौड़ाई उतनी की उतनी है। यानी बी का मान है वो अब भी सेम रहेगा, ऊंचाई भी उतनी की उतनी रहेगी। तो लिख सकते हैं दो घनों को मिलाकर घनाभ बनाया जाता है। अतः घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी? घनाभ की लंबाई है वो बढ़ जाएगी, पहले 4 थी, अब हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। घनाभ की चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई उतनी की उतनी रहेगी, क्योंकि हमने दोनों घनों को पास में रखा है। पास में रखेंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगी। घनाभ की अगर ऊंचाई की बात करें तो वो भी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिखते हैं 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा
ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, यानी L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, सभी का आपस में गुणा करना है और फिर उनको ऐड कर देना है। लंबाई कितनी है अपने पास 8 है, चौड़ाई 4 है, प्लस चौड़ाई 4 है, ऊंचाई भी 4 है, फिर ऊंचाई 4 है, लंबाई 8 है, 2 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16 और 4 इंटू 8 32, 32 32 और 16 64 और 16 हो जाएगा 80, गुणा करेंगे तो आएगा 160। अब क्षेत्रफल है तो घात 2 लगानी पड़ेगी और सारी जो माप है वो सेंटीमीटर के अंदर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो घनाभ है उस घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल अपने पास कितना आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अपने पास घन दिया हुआ था जिसका आयतन था 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमने वहां से घन की भुजा निकाली, फिर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को एक समान कहा क्योंकि घन था। जब दो घनों को पास में रखेंगे तो दोनों घनों के जो पास में रखते हैं तो उस दोनों घनों को मिलाने पर एक घनाभ बनेगा, जिसके अंदर लंबाई क्या हो जाएगी दुगुनी हो जाएगी, चौड़ाई और ऊंचाई के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, तो L का मान यहाँ पर आ जाएगा 8, B और H का मान सेम रहेगा। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, सारी वैल्यू रखी, काउंट किया, अपने पास आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी नीचे तो अर्धगोला रखना है, अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन रख देना है। खोखला बेलन कहाँ है, मतलब उसके आर पार जा सकते हैं, उसके जो ऊपर और नीचे जो वृत्ताकार भाग है वो ढका हुआ नहीं है, वो खुला है, यानी बेलन के अगर आप ऊपर से हाथ डालेंगे तो बेलन के सीधे नीचे की ओर हाथ निकल जाएगा, दोनों तरफ से वो खुला हुआ है। तो नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर हम बेलन रखेंगे। अब क्या है, उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी अंदर वाली वो सतह जिसको हम छू सकते हैं। तो जो सतह किसी वस्तु के बाहर होती है वो की वो सतह उसके अंदर भी होती है, तो जो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो दोनों को अलग अलग नहीं समझना है, दोनों को एक ही तरीके से हल करेंगे, चाहे वो आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल हो। तो जैसे ही अर्धगोले के ऊपर हम खोखला बेलन रखेंगे, उसको हम बाहर से टच करने जाए तो कहाँ टच कर सकते हैं, जो बेलन है उसके जो वक्र वाला भाग है उसको छू सकते हैं, फिर नीचे जो अर्धगोला है उसके वक्र वाले भाग को छू सकते हैं। जो अर्धगोला है उसके ऊपर जो वृत्ताकार भाग है वो अपने ढका हुआ नहीं है, वो खुला है, यानी वहां पर कोई भी सतह नहीं है, वहां पर हम किसी को भी टच नहीं कर सकते। जो बेलन है उसके भी दोनों जो वृत्ताकार भाग है, ऊपर वाला और नीचे वाला, वो भी खुला है, यानी वहां पर भी कोई सतह नहीं है, तो वहां पर भी हम किसी को छू नहीं सकते, यानी हम केवल अर्धगोले और बेलन के जो वक्र पृष्ठ वाले भाग है उसी को छू सकते हैं। अगर हम दोनों के वक्र पृष्ठ को ऐड कर दें तो अपने पास उस बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। कहा गया है कि अपने पास अर्धगोला है, इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये अपने पास एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन रखना है। ये जो बेलन है वो भी अपने पास खोखला है, बेलन भी कैसा है खोखला है। कहा है कि अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक ये कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां तक ये इसकी क्या हो जाएगी त्रिज्या हो जाएगी, ये आ जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर। अब यहां से यहां तक 7 है, यानी ये भी त्रिज्या है, और यहां से यहां तक अगर जाएंगे तो भी ये क्या कहलाएगी त्रिज्या कहलाएगी, यानी यहां से यहां तक भी त्रिज्या थी, तो 14 का आधा क्या हो जाएगा 7, यानी यहां से यहां तक अगर हम ऊंचाई समझे तो यहां से यहां तक जो ऊंचाई है वो 7 आ जाएगी। इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी यहां से यहां तक टोटल कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, टोटल 13 है, जिसके अंदर से यहां तक कितना है 7, तो पीछे यहां से यहां तक जो हाइट बचेगी वो कितनी आ जाएगी 13 माइनस 7 घटाएंगे तो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर, यानी जो बेलन है उस बेलन की ऊंचाई आ जाएगी अपने पास 6 सेंटीमीटर, जो अपने पास ये अर्धगोला है इसकी त्रिज्या आ जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर।
त्रिज्या आ जाएगी 7 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। हमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल का है या बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल का है, वो दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर, क्योंकि अंदर की ओर भी वही सतह होगी जो उसके बाहर स्थित है। तो लिख सकते हैं अर्धगोले का व्यास अब देखना, अर्धगोले का व्यास और बेलन का व्यास दोनों आपस में क्या रहेंगे, बराबर, क्योंकि जो अर्धगोले का वर्ताकार भाग है उसी के ऊपर उस बेलन का भी वर्ताकार भाग जुड़ा हुआ है, यानी दोनों के लिए वो वर्ताकार भाग बराबर है, यानी वो जो एरिया ऑफ सर्कल है वो दोनों के लिए क्या है, बराबर है। तो वहां से जो रेडियस होगी वो भी दोनों के लिए बराबर रहेगी, यानी अर्धगोले का व्यास कहें या बेलन का व्यास कहें, दोनों बराबर रहेंगे। तो यहां पर अपने पास व्यास दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, यानी r का मान आ जाएगा 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। त्रिज्या आ गई अपने पास 7 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई वो दी है 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई है अपने पास 13 सेंटीमीटर। अगर हमें बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो जो पूरी हाइट है उसके अंदर से जिस अर्धगोले की हाइट घटा देते हैं, अर्धगोले की हाइट उसकी त्रिज्या के बराबर ही रहेगी, यानी यहां से ये 7 सेंटीमीटर को अगर हम हटा दें तो अपने पास बेलन की जो ऊंचाई है वो आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। इनका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो जो जो एलिमेंट हमें चाहिए थे वो सारे के सारे मिल गए हैं। एच का मान चाहिए था, आर का मान चाहिए था, दोनों हमें पता है। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल किसके बराबर आएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो हम लिखते हैं 2πr² और बेलन का लिखते हैं 2πr। दोनों के अंदर देखें तो 2πr कॉमन आ सकता है, इधर भी 2πr है, इधर भी 2πr है। ये 2πr हमने ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचेगा अपने पास, r + h। वैल्यू रख सकते हैं। पाई का मान दिया हुआ नहीं है, यानी 22/7 रखना है। 2 × पाई की जगह 22/7। r का मान यानी त्रिज्या कितनी है, 7 है, ब्रैकेट में r + h, यानी 7 + h का मान है 6। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। 7 से 7 कट जाएगा तो 2 × 22 ये आ जाएगा 44 × 7 + 6 ये आ जाएगा 13, गुणा करेगा 44 × 13, तो ये आ जाएगा अपने पास 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो बर्तन है उसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें मिलेगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किस प्रकार से हल करना है, अर्धगोले का जो व्यास है वो दिया हुआ है। अब अर्धगोले का व्यास है वो बेलन का भी व्यास है, तो वहां से त्रिज्या निकाल दी। टोटल हाइट 13 दी थी,
7 है वो इस अर्धगोले की हाइट हो जाएगी उसकी त्रिज्या के बराबर। पीछे जो बेलन की हाइट है वो बचेगी 6 सेंटीमीटर। हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर ही होता है, क्योंकि अंदर की ओर भी वही सतह होती है जो बाहर होती है। यानी अगर हमें आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो दोनों के वक्र पृष्ठ को जोड़ना पड़ेगा। कुल पृष्ठ कहीं पर भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि जो वृत्ताकार भाग हैं वो सब जगह खुले हैं, यानी सब जगह हमें वक्र पृष्ठ ही ऐड करना है। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ दोनों को जोड़ दिया। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है अपने पास 2πr² और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh। दोनों को ऐड किया, कैलकुलेट किया, अपने पास वैल्यू आई 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल अपने पास, एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी सेम सवाल है, लेकिन फर्क इतना है कि अब की बार बेलन को ऊपर से हटा दिया है, उसकी जगह पर हमने शंकु रख दिया है। बेलन को हटाकर क्या रख दिया है? शंकु। और जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। यानी जो वृत्ताकार भाग अर्धगोले के अंदर है वही वृत्ताकार भाग शंकु में भी है। यानी ये त्रिज्या दोनों के लिए बराबर रहेगी। यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ये शंकु की कही गई है, तो यही त्रिज्या अर्धगोले की भी रहेगी। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ से हम शंकु की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि अर्धगोले की जो ऊंचाई है वो उसकी त्रिज्या के बराबर ही होगी। तो 3.5 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है, तो ये उसकी ऊंचाई रहेगी। तो 15.5 में से घटा दे तो पीछे अपने पास 12 बचेगा, जो कि अपने पास क्या आ जाएगी? शंकु की ऊंचाई। अब हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सेम वही बात कि हम जिसको टच कर रहे हैं वो उसका वक्र पृष्ठ है, उसका कुल पृष्ठ कहीं पर भी काम में नहीं आ रहा, क्योंकि कुल पृष्ठ के लिए उसके वृत्ताकार भाग को भी शामिल करना होता है। और जो वृत्ताकार भाग है वहां तक तो हम जा ही नहीं सकते। वो भाग है वो दोनों आपस में जुड़े हुए, वहां से वो जो भी ठोस वगैरह वो बिल्कुल पैक है, तो इस बीच वाले वृत्ताकार भाग को हम छू नहीं सकते। हम केवल उसके बाहर वाला जो वक्र पृष्ठ है उसी को टच कर सकते हैं। यानी हमें शंकु का वक्र पृष्ठ चाहिए और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ चाहिए। अर्धगोले के वक्र पृष्ठ में केवल आर की जरूरत होती है, जो हमें पता है, और शंकु का वक्र पृष्ठ है तो हमें एल की जरूरत पड़ेगी, और एल का मान दिया हुआ नहीं है, तो हमें एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा कि एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक शंकु अध्यारोपित है। अर्धगोला है जिसके ऊपर क्या रखा हुआ है? शंकु रखा हुआ है। कहा गया है कि जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, यानी यहां से यहां तक ये 3.5 है। अब ये 3.5 है तो यहां से यहां तक ये भी कितनी होगी? 3.5। यानी जो त्रिज्या है वो उस अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर ही है, तो ये भी 3.5 हो जाएगी। का इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 है। ये जो खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर। पूरी ऊंचाई कितनी है? 15.5। अब इसके अंदर ये 3.5 है, तो यहां से यहां तक ये जो पीछे अपने पास ऊंचाई बचेगी, यहां से लेकर यहां तक ये आएगी 12 सेंटीमीटर। यहां से लेकर यहां तक ये कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। ये आपने दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई आ गई, लेकिन जब हम इसका वक्र पृष्ठ ज्ञात करेंगे तो हमें यहाँ पर एल की जरूरत होगी। यहां से अगर हम त्रिभुज बाहर निकालते हैं, यहां से अगर हम इस त्रिभुज को क्या कर दें? बाहर निकाल दें, देखना यहां से हम इस त्रिभुज को क्या कर देते हैं? बाहर निकाल देते हैं। इसकी बात कर, इस वाले त्रिभुज को हमने क्या कर दिया? बाहर निकाल दिया। अब यहां पर बात करें तो यहां से यहां तक ये कितना दिया हुआ है?
ये है अपने पास 3.5। यहाँ से यहाँ तक ये जो हाइट है वो अपने पास कितनी दे रखी है, 12, यानी यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा अपने पास 12 सेंटीमीटर। हमें इसकी तिर्यक लंबाई चाहिए, यानी तिर्यक ऊंचाई चाहिए, यानी एल का मान यहाँ से यहाँ तक। तो ये एल का मान हमें पता नहीं है, हमें एल का मान निकालना पड़ेगा। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 90 का एंगल बनता है, यानी ये अपने पास एक समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दोनों के मान पता है तो एल को मान कैलकुलेट कर सकते हैं। एल बराबर अपने पास आ जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। नॉर्मली हम याद करते हैं, तो यहाँ से इसकी तिर्यक ऊंचाई हम ज्ञात कर सकते हैं। सारी माप जो सवाल में दे रखी है वो लिख देनी है। कहा है कि त्रिज्या, जो वृत्ताकार भाग है दोनों के अंदर है, तो इस वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, वृत्ताकार भाग दोनों के अंदर शामिल है, यानी ये दोनों की त्रिज्या है, लिख देनी है 3.5 सेंटीमीटर। फिर कहा है खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई, टोटल हाइट है वो है 15.5 सेंटीमीटर। जिसके अंदर ये जो त्रिज्या है वो इस अर्धगोले की ऊंचाई के बराबर हो जाएगी। तो यहां से हम शंकु की ऊंचाई निकाल सकते हैं। शंकु की ऊंचाई यहां पर आ जाएगी 15.5 माइनस 3.5, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। ऐसे लिख सकते हैं। हमें इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब एल का मान चाहिए, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी पड़ेगी। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, एल से लिखते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मान निकालें तो एल बराबर आ जाएगा आर का स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या अपने पास है 3.5, 3.5 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर करने जाएं यह आएगा अपने पास 12.25। 12.25 यानी 12.25, और 12 का स्क्वायर करें तो ये आएगा अपने पास 144। दोनों को ऐड कर देना है। अगर दोनों को ऐड करते हैं तो एल बराबर आएगा अपने पास 156.25। अब 156.25 इसका अगर हम रूट करें, इसका अगर हम रूट करते हैं तो ये आएगा अपने पास 12.5 सेंटीमीटर। समझ अगर हम इसके रूट की बात करें तो अगर इस पॉइंट को हम हटा देते हैं तो ये अपने पास क्या लिखा हुआ है 15,625, और 15,625 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो पहले 5 का भाग दे डायरेक्ट। 5 का भाग देंगे तो ये आएगा अपने पास 3125, 5 का भाग देंगे 625, 5 का भाग देंगे 125, 5 का भाग देंगे 25, 5 का भाग देंगे 5, और वापस 5 का भाग गया तो 1, यानी 5 का 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा। यानी यहाँ से अगर हम पॉइंट भी हटा देते हैं, मानते हैं कि इसको हम ऐसे करते हैं
156.25 पॉइंट हटाया, बटे में कितना आ गया 100। तो 15,625 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 3 बार 5 बार आ जाएगा, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, और बटे में 100 है तो यहाँ पर 10 इंटू 10 यानी 1 10 बार आ जाएगा। तो 125 बटे 10 यानी यहाँ से हमें मिलेगा 12.5। आप चाहे तो भाग विधि से इसका मान भी निकाल सकते हैं। भाग विधि से भी इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपने पास आएगी 12.5 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई है। अब हमें ये जो खिलौना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो शंकु और अर्धगोले दोनों के वक्र पृष्ठ को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए तो दोनों के वक्र पृष्ठ ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर कहीं पर भी वृत्ताकार भाग काम में नहीं आ रहा है। अगर वृत्ताकार भाग कहीं पर काम में आता तब हम उसका कुल पृष्ठ लिखते हैं, तो अपने यहाँ पर दोनों का वक्र पृष्ठ ही लिखना है। तो ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वो लिखेंगे हम पाई आर एल। दोनों के अंदर देखें तो पाई आर कॉमन आता है, तो पाई आर कॉमन ले सकते हैं। पीछे अपने पास क्या बचेगा, 2 बचेगा। पाई आर कॉमन चला गया, पीछे 1 आर बच जाएगा। यहाँ से भी पाई आर कॉमन चला गया, एल बचेगा पीछे। अब पाई का मान सवाल में कुछ रखने को नहीं कहा था, यानी पाई का मान 22/7 लेना है, आ जाएगा 22/7। आर की वैल्यू है अपने पास 3.5 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 3.5। 2r यानी 2 इंटू 3.5 प्लस एल का मान आ गया है 12.5। पॉइंट हटाएंगे, बटे में कितना आ जाएगा 10। 7 से काटें 5 बार, 5 से काटें 2 बार, 2 से काटा 11 बार, यानी ब्रैकेट के बाहर अपने पास केवल 11 बचेगा। सारी वैल्यू कट गई। 7 से 35 को काटा 5 बार, 5 से 10 को काटा 2 बार, 2 से 22 को काट दिया 11 बार, तो ये आ गया 11। 3.5 इंटू 2 ये आ जाएगा अपने पास 7 प्लस 12.5 यानी 11 इंटू 7 प्लस 12.5 ये आएगा 19.5। गुणा कराते हैं, ये आएगा 5 9 1 5 9 1, 5 आ गया, 14 का 4 हासिल 1, 11 का 1 हासिल 1, यह आ जाएगा अपने पास 2145 और एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगाना है, यानी आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आएगा अपने पास इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सीधी सिंपल बात है कि खिलौना दिया हुआ था जिसके अंदर नीचे अर्धगोला है, उसके ऊपर शंकु रखा है। अब ये जो वृत्ताकार भाग है वो बिल्कुल अंदर पैक है, तो उसको हम छू नहीं सकते। हम केवल इस खिलौने को बाहर से टच कर सकते हैं, यानी हमने इस शंकु के बाहर वाली सतह को छुआ और इस अर्धगोले के बाहर वाली सतह को छुआ है। दोनों का ये जो पृष्ठ है वो वक्र वाला है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। दोनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ने थे। अब अर्धगोले के वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आर का मान सवाल में दे रखा है तो आराम से हल कर सकते हैं। लेकिन शंकु के वक्र पृष्ठ की बात करें तो वो होता है पाई आर एल। एल का मान यानी तिर्यक ऊंचाई वो सवाल में नहीं दी हुई थी। पूरे खिलौने की ऊंचाई दी थी तो हमने शंकु की ऊंचाई निकाल दी। त्रिज्या पता थी तो हमने आर और एच की सहायता से एल को कैलकुलेट किया, वो आया अपने पास 12.5 सेंटीमीटर। तो वहां से हमने पाई आर एल की वैल्यू पता की और 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू पता की, दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला सवाल,
काय भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी अपने पास एक 7 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घनाकार ब्लॉक है, यानी एक घन है। उस घन के ऊपर हम क्या रख रहे हैं? अर्धगोला रख रहे हैं। घन है जिसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दी हुई है, उसके ऊपर हम क्या रख रहे हैं? अर्धगोला। अब अर्धगोला रखेंगे तो उसका ऊपर वाला पृष्ठ हमें कैसा नजर आएगा वो देखना है। ये अपने पास घन के ऊपर वाला फलक है और यहां पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अपने पास ये ऊपर वाला जो घन का फलक है वो है, और वहां पर हमने अर्धगोला रखा है, यानी यहां पर ऐसे अर्धगोला रखा हुआ है। तो ऊपर वाले जब हम फलक को देखते हैं तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इस अर्धगोले से कवर हो रखा है। केवल ये वाले भाग हैं वो शेष बचे हैं। जो ये वाला भाग है इस घन के ऊपर वाले फलक का, वो इस अर्धगोले के द्वारा क्या हो गया है? कवर हो गया है। जो साइड के जो किनारे हैं 1 2 3 4 ये ऐसे ही हैं, यानी अगर हम टच करने जाएंगे तो इस किनारे को छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं, इसको छू सकते हैं। जैसे यहां से हम ऊपर की ओर जाएंगे तब हम इस नीचे वाले भाग पर नहीं पहुंचेंगे, तब अपना हाथ है वो सीधा अर्धगोले पर चला जाएगा। यहाँ पर अर्धगोला है तो अपना हाथ वो सीधा कहां पर जाएगा? अर्धगोले के ऊपर। हम इस नीचे वाले भाग को नहीं छू सकते क्योंकि ये वाला भाग है वो ढका हुआ है। किससे ढका है? अर्धगोले से। अब सवाल में पूछा है कि इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर हम ये अर्धगोला रखते हैं तो इस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसका व्यास है, और ये जो लंबाई है वो इस लंबाई के बराबर होगी। अब ये अर्धगोला है, वो छोटा होता तो जो जगह है वो कम कवर होती, बड़ा है तो ज़्यादा कवर हो रही है। हमें कहा है कि अर्धगोला ऐसा रखना है जो इसके अंदर अधिकतम व्यास को धारण करे। तो अधिकतम व्यास तो इतना ही हो सकता है। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसका व्यास हो गया, और ये व्यास है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी के बराबर है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दूरी वो क्या है? घन की भुजा है, और घन की भुजा हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर, यानी जो अधिकतम व्यास है वो इस घन की भुजा के बराबर आएगा। यानी हम कह सकते हैं अधिकतम व्यास है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से जो अर्धगोला है उस अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। लिख देना है घन की भुजा कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। अगर हम अर्धगोले के अधिकतम व्यास की बात करें, अर्धगोले का अधिकतम व्यास, तो जो अर्धगोले का अधिकतम व्यास है वो इस घन की भुजा के बराबर आएगा। तो अधिकतम व्यास हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस प्रकार का सवाल हम इसके एग्जाम्पल थे उसके अंदर भी हल कर चुके हैं कि जब किसी हम घन के ऊपर अर्धगोला रखते हैं तो उसके 5 फलक को तो हम टच कर सकते हैं। जैसे ही छठे फलक को टच करने जाएंगे तो उसके साइड के किनारों को छू सकते हैं, लेकिन बीच वाले इस वृत्ताकार भाग को नहीं छू सकते। तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम कि 6 के 6 फलक पूरे ज्ञात कर लेते हैं, उसके अंदर से ये वृत्ताकार भाग क्या कर देते हैं? अंदर वाला घटा देते हैं, तब अपने ये किनारे वाला भाग आ जाएगा। यानी हमें ये वाला भाग ज्ञात करना है। 5 फलक और छठे फलक में ये जो अंडरलाइन वाला भाग है ये हमें ज्ञात करना है। तो इस भाग को ज्ञात करने के लिए क्या करें कि 6 के 6 पूरे फलक ज्ञात कर दें और उसके अंदर से ये वृत्त क्या कर दें? घटा दें। तो अपने पास 5 फलक और ये 4 किनारे मिल जाएंगे। यानी छठे फलक के अंदर से हमें केवल ये 4 किनारे चाहिए, तो छठा फलक भी ज्ञात कर देना है और उसके अंदर से ये वृत्ताकार भाग क्या कर देना है? घटा देना है। अब उसके ऊपर यहाँ पर अर्धगोला रखा हुआ है, यानी यहाँ पर अर्धगोले का पृष्ठ और आ रहा है, तो उस अर्धगोले के वक्र पृष्ठ को भी जोड़ देना है। कहीं पर भी कुल पृष्ठ काम में नहीं आएगा, क्योंकि अपने पास जो घन है उसके अंदर भी ये वृत्ताकार भाग है, उसको हमने क्या कर दिया? घटा दिया है। और अर्धगोला है उसके अंदर ये जो वृत्ताकार भाग है ये उसके कवर में है, यानी इस वृत्ताकार भाग को हम कभी भी छू नहीं सकते। तो हमें घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना है, उसके अंदर से इस वृत्ताकार भाग को घटा देना है और फिर उसके अंदर अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देना है।
तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे आएगा? पहले तो घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख देते हैं, जो कि हमें जरूरत नहीं है, हमें केवल 5 फलक चाहिए और 4 ये किनारे चाहिए। लेकिन ये किनारे कौन से शेप में वे हैं उसका हम एरिया नहीं निकाल सकते। ये जो शेप है अगर ये त्रिभुज की आकृति की होती तो हो सकता है इसको हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट करने की कोशिश करते, लेकिन ये जो भाग हैं वो अपने पास कुछ इस प्रकार से हैं, किनारे हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं, त्रिभुज का शेप नहीं है, तो इसका एरिया निकालना थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 6 के 6 फलक निकाल देते हैं और उसके अंदर से ये वृत्त वाला भाग क्या करते हैं, घटा दे, तो अपने पास 5 फलक और ये 4 किनारे आ जाएंगे। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब घन के अंदर तो वक्र पृष्ठ कुल पृष्ठ कुछ नहीं होता है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके लिए तो दोनों बराबर ही कहलाते हैं। उसके अंदर से हमें क्या करना है, इस वृत्ताकार भाग को घटाना है, माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल। जैसे ही वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल घटा दिया तो अपने पास 5 फलक और ये 4 किनारे आ गए। अब ऊपर अर्धगोला रखा है तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ है वो भी इसके अंदर शामिल हो रहा है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ देना है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। अब देखना घन की जो भुजा है वो उसके व्यास के बराबर है, तो यहां से इसकी त्रिज्या अगर निकाले, त्रिज्या आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। तो पाई आर स्क्वायर घटा दिया, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ना है यानी 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर देना है। तो एज अ रिजल्ट अपने क्या मिलेगा, 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर घटा देंगे, अपने पास आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। सारी वैल्यू रख देनी है। भुजा है अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर, पाई का मान रखने को नहीं कहा तो 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 7/2, 7/2। 7 से 7 कैंसिल, 2 से काटा 11 बार, यानी ये आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 इंटू 7/2, 77/2, यानी आ जाएगा 38.5। इधर 11 बचा इधर 7 बचा, गुणा करेंगे 77 आएगा, 2 का भाग देंगे तो आएगा 38.5। 49 और 6 का गुणा करें, यह आएगा अपने पास 294। 294 प्लस 38.5 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आएगा इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घन के ऊपर अर्धगोला था तो घन का कुल पृष्ठ ले लिया, उसके अंदर से ऊपर वाला जो वृत्ताकार भाग था जो कि उस अर्धगोले के द्वारा ढका हुआ था उसको घटा दिया, तो 4 किनारे मिल गए। उसके ऊपर हमने अर्धगोला रखा था तो अर्धगोले की जो सतह है उसको हम छू सकते थे ऊपर, तो उसको हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अर्ध घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा, उसके अंदर से वृत्ताकार भाग घटाया और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दिया, तो अपने पास उस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया है। अब ये जो 5वां सवाल है उसी के जैसा है कि जैसे हम किसी ठोस के ऊपर कुछ रखें या उस ठोस के अंदर उस आकार का गड्ढा बना दे, दोनों बातें समान होती हैं। ऊपर रखेंगे तो भी पृष्ठ बढ़ेगा और अंदर गड्ढा बनाएंगे तो भी वहां पर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। जैसे घन है उसके अंदर हम गड्ढा बनाते हैं, तो जैसे ये वाला भाग ऊपर रखा था तो सेम इसी प्रकार का अंदर क्या बन जाएगा, गड्ढा। पहले अर्धगोला बाहर की ओर था, अब अर्धगोला कहाँ है, अंदर की ओर है, तो अधिकतम व्यास वापस उतना का उतना रहेगा। आर का मान वापस उसका आधा आ जाएगा। वापस इसका अगर हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो घन का पूरा निकाल देना है, उसके अंदर से ऊपर वाला जो भाग है उसका जो वृत्ताकार भाग है उसको घटा देना है,
4 किनारे अभी भी बचेंगे, तो जैसे ही वृत्ताकार भाग घटा देंगे वो 4 किनारे शेष बच जाएंगे। और जैसे ही ऊपर वाले भाग को टच करने जाते हैं, 4 जो किनारे उसको हम छू सकते हैं। जैसे ही बीच में जाएंगे, तो पहले जब बीच में जा रहे थे तो हाथ अपना कहाँ जा रहा था, अर्धगोले के ऊपर। अब की बार जैसे किनारों से आगे बढ़ेंगे तो अपना हाथ उस गड्ढे में चला जाएगा, और वह गड्ढा कौन से आकार का है, अर्धगोले के आकार का है। यानी अब की बार ये अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ है। अब अर्धगोले का आंतरिक पृष्ठ कहें या फिर बाह्य पृष्ठ कहें, दोनों आपस में बराबर रहेंगे। यानी यहाँ पर हमें अर्धगोले का वापस वक्र पृष्ठ जोड़ना पड़ेगा। दोनों के लिए सेम बात है। हमें केवल इतना ध्यान रखना है कि जब भी किसी ठोस के ऊपर हम कुछ रखते हैं या उसके अंदर गड्ढा बनाए, तो दोनों स्थिति में जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बढ़ता है, आयतन के अंदर कमी आती है। जब भी गड्ढा बनाएंगे तो आयतन में कमी आएगी, लेकिन जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो पहले भी बढ़ रहा था, अभी भी बढ़ेगा। चाहे आप किसी वस्तु को ऊपर रखें या उसी वस्तु का अंदर गड्ढा बनाए, दोनों स्थिति में पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा, बढ़ेगा। तो सेम वही रहेगा अब की बार भी, कि ऊपर वाले फलक को अगर देखते हैं तो ऊपर वाला फलक ऐसे ही रहेगा, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, गड्ढा बना रहे हैं। तो वृत्ताकार गड्ढा इस प्रकार से बनेगा। यानी अभी भी इसको हम अगर टच करने जाएं तो यहां पर हम छू सकते हैं इसे। अभी भी इसको अगर हम छूने जाएं तो यहां पर इसको छू सकते हैं, यहां पर भी इसको छू सकते हैं, यहां पर भी इसको छू सकते हैं, यहां पर भी इसको छू सकते हैं। लेकिन जैसे ही इसके आगे जाएंगे तो अपना हाथ है वो सीधा गड्ढे में चला जाएगा, और अंदर जो गड्ढा है वो अर्धगोले के आकार का है। यानी अंदर अगर हम हाथ घुमाएं तो अपना हाथ है वो अर्धगोले के पृष्ठ को छुएगा। यानी अंदर भी अर्धगोले की वक्र पृष्ठ मौजूद है। यानी अब की बार भी अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके अंदर से वृत्ताकार भाग क्या कर देंगे, घटा देंगे, ताकि ये 4 किनारे में मिल जाए। इसको हमने छुआ है। ऊपर ये जो वृत्ताकार भाग है इसको हम छू नहीं पाए थे क्योंकि यहाँ पर गड्ढा बना हुआ है, ये खाली है। लेकिन अंदर जो अर्धगोला है उसकी पृष्ठ को हम छू सकते हैं। तो अर्धगोले के हमने वक्र पृष्ठ को छुआ है, तो वो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हमें जोड़ देना है। यहाँ पर भुजा वगैरह कुछ माप दे रखी नहीं है, तो यहाँ पर हमें कुछ मानना पड़ेगा। लिख सकते हैं घन की भुजा, घन की भुजा को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। अगर यहां पर हम व्यास की बात करें तो व्यास 2r उस भुजा के बराबर ही आएगा, तो r का मान आ जाएगा a/2। आप भुजा को a की जगह l भी मान सकते हैं, कोई और नाम देना चाहते तो वो भी दे सकते हैं। अगर l लेंगे तो l/2 आ जाएगी त्रिज्या। हमने a माना है तो अपने पास त्रिज्या आ गई a/2। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो जैसे हमने अर्धगोले को ऊपर रखा था तो जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया था सेम कॉन्सेप्ट गड्ढा बनाने पर भी इस्तेमाल होगा। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 6 के 6 फलक पूरे आ गए। 6 फलक की जरूरत नहीं थी, 5 फलक और 4 किनारे चाहिए थे। तो हम क्या करें, वहां से वृत्ताकार भाग घटा दें। जैसे ही वृत्ताकार भाग घटाते हैं अपने पास 5 फलक और 4 किनारे आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही इस किनारों से आगे बढ़ते हैं तो इस वृत्ताकार भाग के अंदर गड्ढा बना हुआ है जिसके अंदर वाले भाग को हम छू सकते हैं, जो कि अर्धगोले के आकार का है। वो अपने पास अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर माइनस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर ऐड कर देना है। ये मिल जाएगा अपने 6 इंटू भुजा स्क्वायर प्लस πr स्क्वायर। सारे मान रखने हैं। भुजा की जगह क्या लिखना है, a, तो आ जाएगा a का स्क्वायर पाई इंटू r का स्क्वायर, तो r का मान है a/2, यानी a/2 गुणा a/2, तो ये आ जाएगा 6a स्क्वायर प्लस πa² बाय 4। अब चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं,
कॉमन लेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, कॉमन यहाँ पर अपने पास क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा 6 + π/4। अब जो माप है वो अपने पास कुछ दी हुई नहीं है तो यहाँ पर हम वर्ग इकाई लिख सकते हैं पीछे, सेंटीमीटर वगैरह कुछ भी दिया हुआ नहीं है, इनके पीछे क्या लिख देना है, इकाई, या मात्रक भी लिख सकते हैं। तो अपने पास ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल आया a² 6 + π/4। इसको चाहे तो एलसीएम लेकर आगे और भी हल कर सकते हैं, इतना रखते हैं तो भी सही है, ऐसे हल करते तो भी ओके है, और अगर आगे और हल करना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं a² एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 × 4 24 + पाई, तो इसको हम लिख सकते हैं a² / 4 24 + पाई, वर्ग मात्रक या वर्ग इकाई, कुछ भी आप जो लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक a/2 और ये भुजा रहेगी इसकी a। तो इसके साथ ही आज की अपनी क्लास यही पर समाप्त होती है। हमें आशा है आपको ये सारे सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे, तो आपको इनकी अच्छे से एक बार वापस प्रैक्टिस कर लेनी है। कहीं पर भी अगर आपको डाउट नज़र आता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं, हम आपके उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।